Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. आज का ये जो लेक्चर है क्वांटम का, इसके अंदर हम PYQs डिस्कस करेंगे गेट फिजिक्स के एग्जाम में आए हुए। इसके पहले ऑलरेडी मैं आपको जस्ट के PYQs करा चुका हूँ, जैम के PYQs करा चुका हूँ और आज हम करेंगे गेट के PYQ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हैज अ पल्स विड्थ ऑफ 10⁻³ सेकेंड्स। अब यहाँ पर ये यूनिट पर ध्यान देना है ना, जब आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करो तो स्पेशली यूनिट के ऊपर ध्यान देना। यहाँ पर पल्स विड्थ जरूर बोला है पर यहाँ पर जो इसकी यूनिट है वो क्या है, सेकंड में है, यानी कि आपको टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पर टाइम जो गिवन है वो कितना है, 10⁻³ सेकेंड्स। द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द करस्पॉन्डिंग फोनोन इज ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻n kg मीटर पर सेकेंड। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दिया हुआ है, वो कितना है, 10⁻⁻n है। एक n इंटीजर है और उस n की वैल्यू हमें बतानी है। अब यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, यहां पर हमें गिवन है लाइट की स्पीड। लाइट की स्पीड कितनी हो गई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड है। और h यानी कि जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दी हुई है। तो ये जो वेलोसिटी है और जो टाइम है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उससे हम निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी कि पोजीशन। तो मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल लूं तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, c × t। c की वैल्यू कितनी है, ये है 3 × 10⁸। जो t है वो कितना है, 10⁻³ तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 10⁵। तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम यूज करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब आप यूज करोगे यहां पर वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π। डेल्टा पी हमें निकालना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π डेल्टा एक्स। यहां पर हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। h की वैल्यू कितनी, 6.6 × 10⁻34 और उसके बाद 4π 4 × 3.14। तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आई वो आई 3 × 10⁵ और ये 5 जो आया है प्लस का आया। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये लमसम जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.175 × 10⁻39। और हमें जो गिवन है वो गिवन है 10⁻n, है ना। हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, 10⁻n सॉरी। तो ये वैल्यू कितनी गिवन है, -n। तो यहां से इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास n की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 39। रिक्वायर्ड आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 39। तो इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। कुछ चीजें आपको समझनी थी जो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको यूनिट को देखकर चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट यूईटी पीजी फॉर फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप आईआईटी जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, लक्ष्य आईआईटी जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगे आईआईटी जैम के लिए। और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, विजय श्री बैच, जो कि CSIR नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज वन डायमेंशनल इनफाइनाइट वेल ऑफ साइज 2a एट अ सर्टेन टाइम x, उसका वैल्यू दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन n इक्वल्स टू 2 स्टेट, n बराबर 2 स्टेट में जब वो है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। सबसे पहले यहाँ पर हमें इसकी स्टेट डिफाइन करनी पड़ेगी, कौन सा किस स्टेट में है। तो उसके लिए मैं इस वेव फंक्शन को एक बार वापस से लिख रहा हूँ। वेव फंक्शन को अगर मैं वापस से लिखूं तो मैं उसको रीएडजस्ट करके लिख रहा हूं, आप ये कह सकते हैं। ये मैंने लिख दिया 1/√6।
1/√6 लिखा और ये √2 और यहाँ पर ये आ गया रूट ए और ये क्या हो गया साइन, क्या हो गया साइन, और इसको ऐसा लिख दिया मैंने 2πx/2a। ठीक है, क्यों लिखा है अभी अब बात करेंगे। 2πx/2a। सिमिलरली ये बन गया √3/√a और ये क्या बन गया, ये बन गया cos πx/2a और अब इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/√a और ये हो जाएगा अगेन cos 3πx/2a। अब यहाँ पर इन वेव फंक्शंस को ध्यान से देखो आप, जितने भी स्टेट्स हैं इनका जो साइज दिया हुआ है वेल साइज, वो वेल साइज 2a है, तो सब में 2a और 2a आ गया। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है जो हम बनाते हैं साइन n πx ओवर जो भी लेंथ होती है b c d या a होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो πx है वो तो हटाओ, n जो है वो क्या बताता है, स्टेट को बताता है। तो यहां से अगर मैं चेक करूं तो जो पहला पार्ट लिखा हुआ है फर्स्ट कंपोनेंट है वो किसको बता रहा है, सेकंड स्टेट को। जो सेकंड वाला पार्ट है वो किसको बता रहा है, फर्स्ट स्टेट को। और जो थर्ड वाला पार्ट है वो किसको बता रहा है, वो थर्ड स्टेट को बता रहा है ना। तो यहां से जब मैं इसको कंपेयर करता हूं तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है वो किसको बता रहा है, वो बता रहा है सेकंड स्टेट को, सेकंड स्टेट। जो सेकंड पार्ट है वो किसको बता रहा है, वो बता रहा है फर्स्ट स्टेट को। और जो थर्ड पार्ट किसको बता रहा है, वो बता रहा है थर्ड स्टेट को। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1/√a sin 2πx/2a। तो 1/√a sin 2πx/2a, इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा psi2। इसी तरह से हमारे पास लिखा हुआ है 1/√a और यहां पर है cos और ये है πx/2a। तो ये हो गया हमारा कौन सा फंक्शन, ये कौन सी स्टेट हो गई, फर्स्ट स्टेट। और सिमिलरली हमारे पास जो स्टेट लिखी हुई है थर्ड वाली, जो कि इस तरह से लिखी हुई है, तो इसको मैंने लिख दिया psi3। तो ये तीन स्टेट बन गई मेरी अलग अलग, psi2, एक psi1 और एक psi3। ओवरऑल वेव फंक्शन अगर हम लिखें, ओवरऑल वेव फंक्शन तो वेव फंक्शन को अब मैं इन स्टेट्स के फॉर्म में लिख दूं, यानी कि कैट नोटेशन के फॉर्म में लिख दूं। तो अगर मैं उसको ऐसा लिखूं तो साई इक्वल्स टू 1/√6, ये क्या हो जाएगा, यहाँ √2 था तो √2, ये हो जाएगा psi2 प्लस सेकंड वाला मल्टीप्लाई था किसी से, एक बार चेक कर लेते हैं। तो सेकंड वाला मल्टीप्लाई था √3 से, थर्ड वाला था नहीं। सेकंड वाला मतलब जो फर्स्ट स्टेट यहाँ पर बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा psi1 और ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा psi3। तो और मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, और सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये बन जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा psi2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा psi1 और ये हो जाएगा 1/√6 और ये हो गया psi3। ये बन गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट 2, है ना। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट 2। स्टेट 2 की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो स्टेट 2 की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, उसका जो कोफिशिएंट है स्टेट 2 के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देना है, यानी कि C2 स्क्वायर। और उसका जो कोफिशिएंट है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1/√3 और 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/3। 1/3 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 33.33% या 0.33 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या आ गई, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी तरह से आप निकाल सकते हो कि P1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि फर्स्ट स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड स्टेट। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज हर्मिशियन। इनमें से कौन सा ऑपरेटर हर्मिशियन है, चेक करना पड़ेगा। हर्मिशियन के लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी ए इक्वल्स टू ए डैगर, और कुछ बेसिक जो है चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर बात करता हूं मोमेंटम ऑपरेटर की, तो मोमेंटम ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। अगर आप इसको वो इंटीग्रेंड वाले फॉर्मूला से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपको सिर्फ वो ए इक्वल्स टू ए डैगर वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और उसी से आप करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर ये फंसेगा, बहुत लंबा जाएगा इंटीग्रल से करोगे तो। पहला वाला चेक कर लेते हैं। तो पहला वाला चेक करें तो ये आयोटा, ये हो गया पी एक्स
ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी एक्स और अपॉन 2। इस पूरे का करो डैगर, पूरे का करोगे डैगर तो यहाँ हो जाएगा आयोटा डैगर, ठीक है, आयोटा डैगर हो जाएगा और ये अपॉन 2 तो आएगा ही, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर पी एक्स एक्स स्क्वायर, एक मिनट हैंग हो गया, एक्स स्क्वायर पी एक्स और ये डैगर। अब आप लोगों को ध्यान है तो ए बी माइनस बी ए डैगर अगर आपको करना है तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा ए बी का डैगर और माइनस बी ए का डैगर। फिर ए बी का डैगर कैसे खोलोगे, बी डैगर ए डैगर, तो वैसे आपको ओपन करना है। तो आयोटा डैगर करोगे तो यहाँ से क्या वैल्यू बनेगी, माइनस आयोटा अपॉन 2, और मैं इसको जब ओपन कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर पी एक्स, यानी कि इंटरचेंज हो जाते हैं ना भाई, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, ए बी डैगर इज इक्वल्स टू बी डैगर और ए डैगर, बी डैगर ए डैगर। तो यहाँ पे भी ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर डैगर और पी एक्स डैगर, एक्स स्क्वायर डैगर एक्स बने एक्स स्क्वायर ही बनेगा, और पी एक्स का डैगर करेंगे तो पी एक्स ही बनेगा क्योंकि वो हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, ये बन जाएगा पी एक्स और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो अंदर से, तो माइनस कॉमन निकाल लोगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आयोटा बाई 2, और ये वापस से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी एक्स। क्लियर। तो ए डैगर इक्वल्स टू ए वाली कंडीशन बन गई, और वो सेम कंडीशन बन गई, इसका मतलब ये क्या है, ये हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन इसी तरह से आप चेक कर सकते हो, हालांकि कोई आएगा नहीं, ए ही आंसर आएगा, फिर भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज हर्मिशियन। अब फिर से आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए चीजें, जैसे कि डी अपॉन डी एक्स का मैंने आपको बताया हुआ है, डी अपॉन डी एक्स का जब आप डैगर करते हैं तो वो आता है माइनस डी अपॉन डी एक्स, जिसका प्रूफ भी हमने देखा हुआ है वो इंटीग्रेंट वाले तरीके से। तो वो तरीके यहाँ पे लगाओगे एक एक चीजों पर तो फिर बहुत लंबा जाएगा, आपको बाकी भी पेपर करना होता है, तो इसलिए ये चीजें याद होनी चाहिए। तो पहला वाला तो कैंसिल हो गया मामला, दूसरा वाला जब करोगे तो डी अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स इनका डैगर करोगे तो यहाँ पर ये बनेगा माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, और ये बन जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये सेम चीज आ जाएगी, यानी कि ये हर्मिशियन है। थर्ड कैसे भी नहीं हो सकता, आयोटा लग रहा है, और फोर्थ भी कैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि एक बार बना लोगे इसको डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स 2 और इंटू डी अपॉन डी एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय psi equals to phi 1 plus 2 phi 2 plus 3 phi 3 where phi 1 phi 2 and phi 3 form an orthonormal state, orthonormal state, the probability of the finding out the system in phi 2। अब इसकी probability निकालनी है, तो इसकी probability क्या होगी, ये हो जाएगा phi 2, और ये पूरे सिस्टम के अंदर आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा, और यहाँ पर इसका पूरे का हो जाएगा स्क्वायर, और अपॉन इसकी कंडीशन नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन यानी कि अगर मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ साई, और साई का इसका जो ब्रैकेट नोटेशन निकालना चाह रहा हूँ, इसका प्रोडक्ट निकालना चाह रहा हूँ, तो इनके जो कॉफिशिएंट्स है उनका स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ। तो इसका कॉफिशिएंट कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, तो ये आ गया 14। तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से इसका मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट करा रहा हूँ, तो साई 2 का पहले साई 1 से करा लो, तो ये ऑर्थोगोनल स्टेट हो जाएगी साई 2 साई 1, फिर साई 2 का साई 2 से, तो यहाँ बन जाएगा 2 फाई 2 सॉरी फाई 2 और ये फाई 2, देन उसके बाद फाई 2 का 3 से, तो ये हो जाएगा ये फाई 2 और ये 3 आगे आ जाएगा, तो ये हो गया 3, ये हो गया फाई 2 और ये हो गया फाई 3, ठीक है, और ये हो गया स्क्वायर, और अपॉन आप लगा दो क्या 14 14, तो ये वाली जो वैल्यू है ये तो हो गई 0 0, और ये भी हो गया 0 क्योंकि ऑर्थोगोनल हो गए। तो यहाँ हो गया 2 2 2 जा कितना हो गया 4, तो P2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4/15। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये हो जाएगा 2/7। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 2/7। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है अ पार्टिकल इज इन द नॉर्मलाइज स्टेट साई विच इज अ सुपरपोजिशन ऑफ एनर्जी आइगन स्टेट, एनर्जी आइगन स्टेट उनकी वैल्यू दी हुई है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E1 की वैल्यू दी हुई है 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एवरेज वैल्यू यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए कौन सी इक्वेशन सही होगी, तो यहाँ एक एक को चेक करना पड़ेगा। अब चेक कैसे करोगे, आपको ये पता है कि जब आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं P1 E1 प्लस P2 E2,
यहाँ P1 E1 जो है वो क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी बनेगी P1, P2 भी बनेगी प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से E1 जो आपको वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पर रख रख के देखना पड़ेगा कि किसका आंसर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि मैं पहला वाला चेक करूं, पहले वाले में ये 1/2 और ये √3/4 लिखा है, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1/4, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में स्क्वायर करते हैं कॉफिशिएंट का। और E1 जो है वो कितना लिखा हुआ है, वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। E1 हो गया 10 प्लस। इसी तरह से आप चेक करो सेकंड, ये √3/4, तो √3/4 कितना बनेगा, ये बनेगा 3/16 और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। ये किसी भी हालत में 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आएगा। पहला ऑप्शन तो हो गया तुम्हारा गलत, फर्स्ट ऑप्शन तो तुम्हारा हो नहीं सकता। इसी तरह से सेकंड ऑप्शन चेक करो, तो सेकंड ऑप्शन जब चेक करोगे तो उसमें कितना बनेगा 1/3 और ये बनेगा 2/3, तो ये बनेगा 1/3 इंटू 10 प्लस ये बनेगा 2/3 इंटू 10। तो यहाँ से भी ये किसी भी हालत में ये कितना हो जाएगा, ये बनेगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा, विच इज नॉट इक्वल्स टू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी गलत हो गया भाई, 20 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, तो 30/30 ये 10, ये भी नहीं बना। थर्ड पे आओ, थर्ड चेक करो। थर्ड चेक करोगे तो थर्ड में क्या लिखा हुआ है 1/2 यानी कि 1/4 और ये हो जाएगा प्लस, माइनस के साथ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3/4। तो 1/4 इंटू 10 प्लस 3/4 इंटू 30, ये 30 करो, यहाँ पर 30 है, मैंने गलत लिख दिया। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 60/70, 70/30, ये आएगा 70/30। तो यहाँ से इसको चेक करेंगे तो ये बनेगा कितना 90 प्लस 10/4, तो ये आएगा 25 और 25 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये भी गलत हो गया। अब फोर्थ चेक करो, फोर्थ चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये 1/2 इंटू 10, ये बन रहा है 1/2 इंटू 10 प्लस, और फिर यहाँ क्या बन रहा है 1/2 इंटू 30, ये बन रहा है 1/2 इंटू 30, तो ये कितना हो गया 15 प्लस 5 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये रिक्वायर्ड आंसर है। इसका मतलब जो डी आपको इक्वेशन दी हुई है ये क्या करेगी, इसको सेटिस्फाई करेगी। तो वैल्यू आएगी, आइगन वैल्यू इस सुपरपोजिशन स्टेट से वो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है a free particle of mass m moves along the x direction at t equals to 0. The normalized wave function of the particle is given by, हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ निकालनी मोमेंटम की, है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी मोमेंटम की। अब यहाँ पर t बराबर 0 पर है, आप लिखना चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो साथ में e पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट, पर t बराबर 0 है, t बराबर 0 है तो फिर हमें वो वापस से वैल्यू यही सेम बन जाएगी, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ। अगर आप साई एक्स टी की वैल्यू लिखना चाहते हैं, हमें मोमेंटम के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, हम भाई ये करते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार, और यहाँ पर हो जाएगा पी साई और डी एक्स। अब पी जो है पी की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा एच कट डी अपॉन डी एक्स, तो माइनस आयोटा एच कट को मैं बाहर ले लेता हूँ, मैंने बाहर ले लिया माइनस आयोटा एच कट को। फिर ये जो फंक्शन है इसमें ये जो क्वांटिटी है इसका स्क्वायर होना ही होना है, तो इसको मैं स्क्वायर करके बाहर लिख लूँ तो ये क्या बन जाएगा 2 अल्फा, और पावर कितनी हो जाएगी 1/2 ना। तो ये क्वांटिटी जो है ये क्या आ जाएगी 2 अल्फा और पावर हो जाएगी 1/2, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, एक का ट्रांसपोज कंजुगेट करना है, ट्रांसपोज कंजुगेट करोगे तो यहाँ आयोटा है तो यहाँ प्लस लगाए तो माइनस बन जाएगा, यानी कि ये कुछ इस तरह से बन जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x 2 अल्फा, अल्फा है कि क्या है एक बार चेक कर लूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा एक्स। अब आपको करना है डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स किसका करना है आपको, आपको करना है एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स और डी एक्स, ये सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आपकी इंटीग्रेशन करने की जो जो कहते हैं उसको कितना अच्छे से आपको इंटीग्रेशन करना आता है ना, इंटीग्रेशन आप कितने अच्छे से कर सकते हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चन अब डिपेंड करेगा। तो माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2 अल्फा पावर 1/2 इसको एज इट इज लिखा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये वैल्यू सेम आएगी तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, इसका मतलब है सेम वैल्यू है, मैं सिर्फ इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ,
तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एक बार तो एज इट इज आ जाएगा, तो एक बार एज इट इज आ जाएगा तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर और प्लस आयोटा एक्स। अब ये जो अंदर वाले हैं यानी कि एक्सपोनेंशियल के साथ वाली, इनको सॉल्व करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल के साथ वाली चीजें हैं, तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर का माइनस 2x बनेगा और अपॉन 4 अल्फा है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर, माइनस एक्स अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर, एक तो ये बनेगा। क्लियर। उसके बाद ये आयोटा एक्स वाले का करना है। आयोटा एक्स वाले का करोगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस, एक मिनट रुकना, यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर बनेगा माइनस 2x अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस आयोटा, ये क्या बन जाएगा प्लस आयोटा और dx। ठीक है। अब ये वाली वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर और माइनस आयोटा एक्स, और ये वाली वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या देंगे वैल्यू, ये तो आ गया माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2, और ये वैल्यू क्या लिखी हुई थी, ये लिखी हुई थी 2 पाई अल्फा अपॉन 2 पाई अल्फा पावर 1/2। ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या चेंजेस आएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर, आयोटा एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर, और ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी माइनस 2x अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर, माइनस 2x अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर प्लस आयोटा, और ये क्या हो गया, dx हो गया। ठीक है। अब इसको भी आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2/4 को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। तो यहां से हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस आयोटा एच कट, ये हो गया 2 पाई अल्फा पावर 1/2, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर, और इसके मैं पार्ट कर रहा हूँ, दो पार्ट कर रहा हूँ, तो एक में इसके साथ लिख दिया माइनस 2x। अब माइनस 2x अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर को भी मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ माइनस एक्स अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर, और ये हो गया dx। और इसका दूसरा जो पार्ट बना रहा हूँ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, वो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर, और यहां पर लगा दिया मैंने आयोटा, आयोटा, और ये हो गया dx। ठीक है, ये हो गया dx। इसको सॉल्व करना है अब हमें। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां देखो, ये वाला, यहां पर ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन बन गया ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्यों बन गया, क्योंकि जैसे ही मैं f की जगह माइनस एक्स रखूंगा तो ये मेरे को माइनस एफ एक्स वैल्यू दे देगा, तो ये जो है ये बन गया ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन हो गया तो ये वैल्यू क्या दे देगा, जीरो वैल्यू दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा ये माइनस आयोटा एच कट अपॉन, ये हो जाएगा 2 पाई अल्फा पावर 1/2, और ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये वाली वैल्यू, ये हो गया आयोटा। आयोटा को अभी मैं लिखा रहने देता हूँ एक्सपोनेंशियल, और ये कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर और dx, 2 अल्फा स्क्वायर dx। अब ये आयोटा को बाहर ले जा सकते हैं, आयोटा स्क्वायर होगा, क्या देगा, माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहां से आएगा एच कट अपॉन, ये बनेगा 2 पाई अल्फा पावर 1/2, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर, और ये हो गया dx। ठीक है। मैं इसको स्टैंडर्ड फंक्शन के फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ। स्टैंडर्ड फंक्शन का मतलब मैं इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ, जीरो से इनफाइनाइट एक्स पावर एन ई पावर माइनस ए एक्स पावर एम, इस फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। अगर इस फॉर्म में लाऊंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा 1/m। यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा n प्लस 1/m ऑन a पावर n प्लस 1/m, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। मेरे को कुछ ऐसा बनाना है। ऐसा बनाने के लिए मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर x जो है वो है 0, और पहले उसको 0 से इनफाइनाइट फॉर्म में बनाने के लिए इसमें इवन फंक्शन होना जरूरी है। तो ये इवन फंक्शन है, क्योंकि यहाँ x की जगह मैं कुछ भी रखूंगा वो स्क्वायर में होके इवन वैल्यू देगा, तो ये इवन फंक्शन है।
तो ये इवन फंक्शन है, तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 0 से इनफाइनाइट में कर दूँ इसको, तो ये हो जाएगा एच कट अपॉन 2 पाई अल्फा, और ये हो गई पावर 1/2, और ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, तो यहाँ से हो गया एक्स नॉट, और ये हो गया एक्सपोनेंशियल, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर ऑन 2 अल्फा स्क्वायर और डी एक्स। इससे कंपेयर करो तो यहाँ पर n की वैल्यू बन रही है 0 और m की जो वैल्यू बन रही है 2। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा एच कट अपॉन 2 पाई अल्फा और पावर 1/2। इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन लिखे तो 1/m मतलब हो गया 1/2, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2 और 1/2 अल्फा स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 1/2। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा गामा 1/2। गामा 1/2 क्या होता है, पाई, है ना, क्या वैल्यू देता है, पाई, तो ये वैल्यू आएगी पाई। तो यहाँ से हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा एच कट अपॉन 2 पाई अल्फा पावर 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा पाई, रूट पाई, पाई सिर्फ पाई, सॉरी, ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट पाई। हाँ, यहाँ से अल्फा स्क्वायर है और ये पावर हाफ है, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, है ना, ये कितना हो जाएगा √2। देखो कट क्या कह रहा है, यहाँ से कैंसिल आउट होगा, ये √2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ये रूट पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये पाई कैंसिल हो गया। यहाँ अल्फा की जो पावर है वो हाफ है और यहाँ अल्फा है 1, तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर हाफ। अच्छा, ये 2 और रह गया, ये 2 कैसे जाएगा, जब मैं इसको, अच्छा यहाँ मैं इसको इवन फंक्शन बना रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एच कट और रूट अल्फा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा एच कट रूट अल्फा, एच कट रूट अल्फा, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल Vx इज गिवन बाय। ये पोटेंशियल की वैल्यू है, हालांकि ये मैंने कराया हुआ है तुम्हें, और आंसर भी मैं तुम्हें बता दूं, इसका क्या आएगा, सी आएगा, ये भी मैं करा देता हूं। चलो, तो यहाँ पर तुम्हें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन का यूज करना है, जिसमें आपको लिखना है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई अपॉन dx2 प्लस Vx साई इक्वल्स टू ई साई, ये लिखना है। तो सबसे पहले तुम्हें साई का डबल डिफरेंशिएशन करके निकालना है, तो साई की जो वैल्यू है वो क्या लिखी हुई है, ई पावर माइनस आयोटा ए एक्स प्लस बी। सबसे पहले साई 1 निकाल लो, यानी कि सिंगल डिफरेंशिएशन जब करोगे तो माइनस आयोटा ए, ये हो जाएगा ई पावर माइनस आयोटा ए एक्स प्लस बी। फिर डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर ई पावर माइनस आयोटा ए एक्स प्लस बी, यानी कि माइनस ए स्क्वायर साई, ये वैल्यू बनेगी। ये वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे तो ये बनेगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी माइनस ए स्क्वायर साई प्लस यहाँ पर Vx और ये साई प्लस ये ई साई। साई और जगह से कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा एच कट स्क्वायर एम ए स्क्वायर अपॉन 2m प्लस Vx इक्वल्स टू ई। यहाँ पर जो Vx है वो x से इंडिपेंडेंट है, वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू अगर 0 भी रखते हो तो e की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, ये भी कांस्टेंट आ जाएगी, यानी कि जो Vx है वो क्या हो गया, 0 हो गया। हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ वन डायमेंशनल बॉक्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम -2l टू 2l। वेव फंक्शन हमें दिया गया है और हमें नॉर्मलाइजेशन फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। वेव फंक्शन जो दिया गया है वो दिया गया है साई नॉट कॉस पाई एक्स अपॉन 4l। साई एक्स की जो वैल्यू है वो है साई नॉट कॉस पाई एक्स अपॉन 4l, पाई एक्स अपॉन 4l। तो हमें क्या निकालना है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन
लगा लें तो सीधा मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, साइन नॉट स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा -12 से और 12 तक, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 4l और डी एक्स इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 1, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है। कॉस स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 4l को चेंज कर दो तो ये हो जाएगा साइन नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा -12 से 2l, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2। मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ cos 2x का, cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो ये 2 बाहर आ गया, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos 2 पाई एक्स अपॉन 4l, और ये हो गया dx इक्वल्स टू 1। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन नॉट स्क्वायर बाई 2, यहां से दो पार्ट में तोड़ दो इसको, -2l और 2l, ये हो गया dx प्लस यहाँ -2l से 2l, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2 पाई एक्स अपॉन 4l dx और इक्वल्स टू 1। तो हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन नॉट स्क्वायर बाई 2, और ये बन जाएगा dx का x करोगे और 2l माइनस 2l तो प्लस 2l हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4l, है ना, क्या हो जाएगा 4l, और यहां से साइन में लेके आओगे तो ये पूरा पूरा क्या वैल्यू दे देगा, 0 वैल्यू दे देगा, इसको चेक कर लेना भाई, 0 वैल्यू देगा ये। तो यहां से हो जाएगा साइन नॉट स्क्वायर और ये हो जाएगा 2l इक्वल्स टू 1, तो यहां से साइन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन √2l। आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आपने देखा कि कुछ एक क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी तो आसान थे, थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, पता है तो इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर ले जाएंगे। थोड़े से लेंथी जरूर हो सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, हो जाएंगे, थोड़ा सा इनके पीछे के बेसिक को समझना पड़ेगा। तो ये हो गए गेट पीवाईक्यूज जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसके ऊपर, और फिर बाकी के जो पीवाईक्यूज हैं अलग अलग एग्जाम के, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।